नमस्कार। जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीएनपी ने भारत के साथ संबंधों में एक नई शुरुआत करने का संकेत दिया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है। बीएनपी ने भारत से अपील की है कि वह शेख हसीना जैसे आतंकवादी को अपनी जमीन पर पनाह न दे, जिन्होंने बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। हुमायूं कबीर के अनुसार यदि भारत पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत सम्मानजनक व्यवहार करता है तो दोनों देशों के विकास के नए आयाम छू सकते हैं। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चुनाव में 299 में से 212 सीटों पर जीत मिली, जबकि यही बीएनपी लंबे समय से विपक्ष की राजनीति करती रही है। सड़कों पर आंदोलन, चुनावी बहिष्कार, सत्ता के खिलाफ तीखी बयानबाजी। अब अगर वही पार्टी सत्ता में आती है तो उसे सिस्टम चलाना होगा और यहीं से असली चुनौतियां शुरू होती है। सबसे पहले घरेलू राजनीति की फॉल्ट लाइंस। बांग्लादेश दशकों से दो खेमों में बटा हुआ है, एक तरफ अवामी लीग, दूसरी तरफ बीएनपी। यह सिर्फ राजनीतिक बंटवारा नहीं है, यह विचारधारा, इतिहास और पहचान को लेकर भी खींचतान है। 1971 की विरासत पर दोनों का नजरिया अलग है। प्रशासनिक ढांचे में अवामी लीग का असर गहरा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में अवामी लीग से जमकर बदला लिया गया, या यूं कहे कि हिसाब चुकाया गया। लीग से जुड़े नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। मुजव्विर रहमान का घर खंडहर कर दिया गया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या तारिक रहमान भी तल्खी को आगे बढ़ाएंगे? इस तल्खी को बांग्लादेश में अब भी अवामी लीग एक बड़ा समर्थक वर्ग है, जिसने चुनाव में जमात के बजाय बीएनपी को ही वोट दिया है। अब बारी रहमान की है कि वो इन समर्थकों के एहसास कराए वे हारे नहीं है। अवामी लीग का कैडर नेटवर्क मजबूत है। अगर वे सड़क पर उतरते हैं तो टकराव बढ़ेगा। रहमान को समावेशी राजनीति दिखानी होगी, बदले की नहीं। दूसरा बड़ा सवाल मजहबी कट्टरपंथ का है। बीएनपी का इतिहास बांग्लादेश जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन का रहा है। जमात पर 1971 के युद्ध अपराधों के आरोप लगे, उसके कई नेताओं को सजा हुई। अवामी लीग ने खुद को सेकुलर ताकत के रूप में पेश किया। बीएनपी पर अक्सर आरोप लगा कि उसने इस्लामी ताकतों को राजनीतिक जगह दी। रहमान अब तक सत्ता में आए हैं तो उन्हें तय करना होगा कि ये कट्टर ताकतों से दूरी रखेंगे या समझौता करेंगे। दूरी रखते हैं तो उनका पुराना वोट बैंक नाराज होगा, पास जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। दोनों रास्ते जोखिम भरे हैं, लेकिन रहमान के सामने सिर्फ राजनीतिक हित साधने की ही चुनौती नहीं है, उन्हें बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी ख्याल रखना होगा, जिनको लेकर कट्टरपंथी अपने दांत पीस रहे हैं। तीसरा मोर्चा सेना और पुलिस से तालमेल का है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश का इतिहास सैन्य हस्तक्षेप से अछूता नहीं रहा है। 1975 के बाद कई बार सेना ने सीधे या परोक्ष रूप से सत्ता में भूमिका निभाई। भले आज लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत दिखे, लेकिन सेना का प्रभाव अब भी अहम है। शेख हसीना इसे बखूबी जानती थी, इसलिए शासन में अपने अंतिम लम्हे तक उन्होंने इस संतुलन का साध कर रखा। और अगर सरकार और सेना के बीच रहमान के शासन को लेकर भरोसे की कमी हुई तो अस्थिरता का खतरा रहेगा। 2/3 बहुमत संसद में काम आता है, बैरक में नहीं। चौथा बड़ा सवाल भारत से रिश्तों का है। पिछले 1.5 दशक में ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बेहतर हुए, सीमा समझौता हुए, सुरक्षा सहयोग बढ़ा, उग्रवाद पर समन्वय हुआ, लेकिन बीएनपी की छवि भारत के प्रति सख्त रही। रहमान को संतुलन साधना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहल कर चुके हैं, चाहे वो रहमान की मां खालिदा जिया के स्वास्थ्य संबंधी ट्वीट हो या उनके निधन पर विदेश मंत्री जयशंकर को ढाका भेजने की बात हो। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चुनाव नतीजे के तुरंत बाद पीएम मोदी ने रहमान को शुभकामनाएं भी दी है और दोपहर में फोन पर बातचीत भी की है। अगर रहमान घरेलू राजनीति के लिए भारत विरोधी रुख अपनाते हैं तो व्यापार, बॉर्डर मैनेजमेंट और क्षेत्रीय सहयोग पर असर पड़ेगा। अगर वे रिश्ते सुधारते हैं तो कट्टरपंथ जो समर्थक सवाल उठाएंगे,
या रस्साकसी आसान नहीं होगी। पांचवा मोर्चा बेरोजगारी और आर्थिक संकट का है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों में तेज विकास दर देखी, पर अब चुनौतियां बढ़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, महंगाई बढ़ी है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर निर्भरता ज्यादा है, वैश्विक बाजार में गिरावटें आती है तो सीधा असर पड़ता है। युवा आबादी बड़ी है, हर साल लाखों नए लोग नौकरी बाजार में आते हैं। अगर रोजगार नहीं मिला तो वही युवा सड़क पर उतरेंगे। बहुमत उनकी नाराजगी नहीं रोक सकता है। विदेश नीति का संतुलन भी चुनौती है। चीन बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेशक है, भारत सुरक्षा साझेदार है, अमेरिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर देता है। खाड़ी देश श्रमिकों के लिए अहम है। शेख हसीना के निर्वासन और यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश की सियासत में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से कोई हित नहीं सधता सिवाय भारत विरोधी जियोपॉलिटिक्स के। लेकिन अब तारिक को फैसला करना होगा, वे कौन सा रास्ता चुनते हैं। उनके नारे में तो वे बांग्लादेश को प्राथमिकता देने के लिए ना पिंडी से न दिल्ली से का नारा देते रहे, यानी ना पाकिस्तान से और ना भारत से वे संचालित होंगे। फिर भी उन्हें यह तो तय करना होगा कि उनका रणनीतिक दोस्त कौन और कैसे होगा। एक गलत संकेत से कई मोर्चे खुल सकते हैं। बहुमत विदेश नीति का कवच नहीं बनता और अंत में रहमान के सामने रेफरेंडम का नतीजा एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। जनमत संग्रह में 60% वोटरों ने बांग्लादेश के संसदीय और असंवैधानिक ढांचे को बदलने के पक्ष में वोट दिया है। इस पूरे रिफॉर्म के लिए एक हाई पावर कमेटी बननी है जो बांग्लादेश में 2 स्तरीय संसदीय प्रणाली की नींव रखेगी, जैसा कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। प्रधानमंत्री के अधिकार कम किए जाएंगे। नए संविधान में जुलाई रेवोल्यूशन चार्टर को शामिल किया जाएगा, यानी युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। रहमान को इन तमाम बदलाव के साथ पटरी बैठानी होगी, फिर ये बदलाव उनकी पसंद के हो या नापसंद के। छठा संकट खुद तारिक रहमान की पहचान का है। यह भी एक बड़ा सवाल है। वे लंबे समय तक देश से बाहर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कानूनी मामलों की छाया रही। आलोचक कहते हैं कि वे जमीनी नेता से ज्यादा पारिवारिक विरासत के वारिस हैं। उनकी मां खालिदा जिया के दौर की राजनीति अलग थी। आज का बांग्लादेश ज्यादा डिजिटल है, ज्यादा जागरूक है। युवा वोटर सवाल पूछता है। तारिक को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ अतीत की विरासत नहीं, भविष्य का विजन भी है। 2/3 बहुमत का एक और खतरा होता है। यदि आत्मविश्वास जब विपक्ष कमजोर हो तो सरकार के भीतर ही गुटबाजी बढ़ती है। पावर कॉरिडोर में मंत्री पद पाने से लेकर तमाम मुद्दों पर असंतोष पनपते हैं। बीएनपी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही है। सत्ता में आते ही कई दावेदार सामने आएंगे। संतुलन बिगड़ा तो अंदरूनी कलह शुरू होगी। तारिक के सामने एक बड़ा सवाल अपने कुनबे को एक रखने का भी होगा। मीडिया और सिविल सोसाइटी भी एक फैक्टर है। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में दुनिया ने देखा कि उपद्रवियों ने कैसे 2 बड़े मीडिया हाउस को आग के हवाले कर दिया गया। अगर नई सरकार की भी आलोचना को दबाने का रास्ता चुनती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि खराब होगी। पश्चिमी देश पहले ही लोकतांत्रिक मानकों पर नजर रखते हैं। आर्थिक सहायता और व्यापार समझौते पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि रहमान के पास 2/3 बहुमत है या नहीं। सवाल यह है कि क्या तारिक पर भरोसा कायम रहेगा, क्या बांग्लादेश के संस्थानों का उन्हें समर्थन मिलेगा, क्या अर्थव्यवस्था संभलेगी, क्या कट्टर पंथ पर लगाम लगेगी, क्या पड़ोसी देशों से संतुलन कायम होगा। अगर इन मोर्चों पर कमजोरी रही तो भारी बहुमत भी कागजी साबित हो सकता है। तारिक रहमान के सामने राह लंबी है, चुनौतियां कई है। संसद में ताकत मिल सकती है लेकिन जमीन पर ताकत कमानी पड़ती है और वही असली परीक्षा होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।